वेलकम टू सीको सी ए स्टूडेंट। मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम सीखेंगे कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहले मैं कुछ नोट्स बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है। हम कैपिटल बजटिंग के कुछ नोट्स बना लेते हैं। तो देखिए, कैपिटल बजटिंग में क्या है, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा इसमें कैश फ्लो, ठीक है। नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे कैश फ्लो। तो कैश फ्लो में एक छोटी सी ईजी सी चीज़ बताता हूँ कि कैश फ्लो तक आते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले आपकी होती है सेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू, ठीक है। इस रेवेन्यू में से आपका माइनस होता है कॉस्ट, कॉस्ट माइनस हो गया। अब कॉस्ट में से आपका माइनस हो जाता है डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो और इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हैं, कोई डिबेंचर का इंटरेस्ट रहेगा या कोई भी लोन का इंटरेस्ट रहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से मैं कहता हूँ कि आप टैक्स को भी माइनस कर दो, जितना भी आपका टैक्स का परसेंटेज दिया होगा वो टैक्स टैक्स भी माइनस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। अच्छा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होगा ना, आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, अभी भी हम कैश फ्लो तक आए नहीं है। अब कैश फ्लो में आने के लिए क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स जो हमने लास्ट लाइन में लिखा था उसमें हम ऐड कर देंगे वापस से डेप्रिसिएशन को, ठीक है। हम डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाता है कैश फ्लो, ठीक है। तो ये हमारा कैश फ्लो आ जाता है और ये हमें चाहिए होता है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। हमारी सारी निगाहें इस पे हैं, तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला लर्न कर लिया। अब इस पूरे फॉर्मूला में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप इस चीज़ पे ध्यान रखना। मतलब इस फॉर्मूला में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक इस फॉर्मूला में एक तो क्या, ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका बाकी सब कुछ तो आपको लर्न हो ही गया, तो एक ये चीज़ लास्ट वाली लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, उसमें आप डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो आपको कैश फ्लो निकालना होगा। आप सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कुछ भी नहीं करोगे, आप उसको छेड़ कर आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे। और एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं इसमें। अब हमने कैश फ्लो की बात कर ली, अब बात करते हैं हम इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन में क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई आपको रिस्क फ्री रेट दे रखा है, लेट सपोज 10%, ठीक है। रिस्क फ्री रेट दे रखा है आपको 10%, और इसमें आपको बोला हुआ है कि इन्फ्लेशन ऐड करना है। इन्फ्लेशन आपको ऐड करना है लेट से 5%। इन्फ्लेशन जो है वो है 5%। तो अब आपका जो इफेक्टिव रेट आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.05। तो एक बार कैलकुलेटर में करके देख लेंगे हम, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.05, तो ये आ जाएगा 1.155, जिसे हम लिख सकते हैं 15.5%, ठीक है। तो ये हमारा इन्फ्लेशन इसमें ऐड हो गया। इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे तो डोंट वरी, अभी सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने आपको बस इतना ही पढ़ाया है। अब आगे बढ़ते हैं बुक पे। तो बुक में सबसे पहले यही इन्होंने बता रखा है, ठीक है। ये जो मैंने आपको लिखवाया था यही सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, छोटा सा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है ये, कह रहा है इनिशियल आउटले है प्रोजेक्ट का 80,000, मतलब 80,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। 4 साल इसकी लाइफ है इस इन्वेस्टमेंट की। इसमें जो एनुअल रेवेन्यू है वो है 60,000, और एनुअल जो कॉस्ट है, तो मतलब हमारा जो नेट अगर मैं बोलूँ तो 40,000 का फ़ायदा है। टैक्स रेट दे रखा है 50%। तो देखो क्या हुआ, मैं आपको पहले साल का दिखा देता हूँ। नेट कैश इनफ्लो, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। और डेप्रिसिएशन भी हम माइनस कर देंगे 20,000 का। फिर ये प्रॉफिट आ गया कितना, 20,000। इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे कितना, 50%। और इसके बाद आपका आ गया 10,000 रुपये। और इसमें हम 10,000 और इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। इन्होंने ये लिख ही नहीं रखा, यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे जितना हमने यहाँ माइनस किया था 20,000, तो ये आपका 30,000 आ जाएगा। यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन की एक लाइन मिस है, ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट में तो नहीं कर रखा, नहीं, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपका नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा पहले साल का। ऐसे ही आप दूसरे साल का निकाल देंगे, तीसरे साल का निकाल देंगे और चौथे साल का निकाल लेंगे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पार्ट में क्या किया, इन्होंने इन्फ्लेशन लगा दिया 10% का। तो इन्होंने रेवेन्यू में भी इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया, कॉस्ट में भी बढ़ा दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा, और आपका नेट कैश फ्लो अलग आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल में इतना कुछ खास देखने का नहीं था, मैं बस एक फॉर्मेट दिखा रहा था।
अब इलस्ट्रेशन 1 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब हमारी सारी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। तो आ जाओ, इलस्ट्रेशन 1 देख लो। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, नोट्स में लिखवाया, वो आपको याद है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इलस्ट्रेशन 1 क्या कह रहे हैं, कह रहे 40,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा ठीक है, छोड़ो, हम ऐसा करते हैं इसको ना, यहाँ तो हम सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट। तो ये हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 40,000 का। इसके बाद इन्होंने बोला है कि रेवेन्यू हमारा 30,000 का है, कॉस्ट 10,000 की है, 4 साल यूजफुल लाइफ है और टैक्स रेट 50% दिया हुआ है। और लास्ट में बोला हुआ है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी 10% है और इसमें इन्फ्लेशन का प्रीमियम ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ना कैश फ्लो निकाल लूँगा कि हर साल का कैश फ्लो है कितना। अब आप कहोगे कि सर कैश फ्लो तो ये तो रहा हमारा, ये 30,000 माइनस 10,000 हमारा 20,000 कैश फ्लो हो गया। मैं कहूँगा नहीं, यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर डेप्रीशिएशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डेप्रीशिएशन नहीं है। कैसे सर, ये है तो डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन हमारा आ जाएगा 40,000। मैं कह रहा हूँ लास्ट में इसकी सेल्वेज वैल्यू तो जीरो है, कुछ दे ही नहीं रखा सेल्वेज, अच्छा ये रखा सेल्वेज वैल्यू नील दे रखा है। और मैं कहूँगा ये 4 साल के लिए प्रोजेक्ट है, तो कितना हो गया 10,000 इसकी डेप्रीशिएशन आ गई। अच्छा, तो क्या हुआ, आपका 30,000 का इसका रेवेन्यू है, माइनस में कॉस्ट हो जाएगा 10,000 और माइनस में डेप्रीशिएशन हो जाएगी 10,000। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 10,000। इसमें से आप माइनस, ये आ गया आपका अर्निंग आफ्टर अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। ये डेप्रीशिएशन भी हमने माइनस कर दी और कॉस्ट हमने माइनस कर ही दी थी। अब क्या होगा, इसमें से आप टैक्स माइनस कर देंगे कितना, 50%, तो आ गया 5,000। इसमें आप डेप्रीशिएशन को दोबारा से ऐड कर देंगे 10,000, तो ये आपका आ गया 15,000। तो ये आपका है कैश फ्लो, ठीक है। तो आपका कैश फ्लो यहाँ पर निकल गया 15,000, ठीक है। ये हमारा कैश फ्लो आ गया और इस कैश फ्लो को हम बोलते हैं रियल कैश फ्लो। अच्छा सर, ये रियल और नॉमिनल भी हमें बता दो साथ ही साथ। तो चलो नोट्स की तरफ चलते हैं। देखो रियल और नॉमिनल क्या होता है, ये देखो, आ जाओ। कोई भी जब भी कैश फ्लो आपका रियल होता है तो वो आपका होता है विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं है। फिर इसको आपको अगर इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दोगे तो वो आपका हो जाता है नॉमिनल कैश फ्लो। मतलब नॉमिनल कैश फ्लो के अंदर आपका इन्फ्लेशन होता है। ये समझ गए आप, समझ गए सर। अब क्या होता है, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर मान लो आपको कैश फ्लो दे रखे हैं हर साल के 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल दोगे, प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल दोगे। जो भी प्रेजेंट टाइम पे जो भी आपका आउटफ्लो हो रहा है वो आप माइनस कर दोगे और आपका आ जाएगा एनपीवी, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। ऐसे ही निकालते हैं, अभी तक तो यही पढ़ा था, हाँ। लेकिन अब इन्फ्लेशन है तो क्या करोगे, देखो इन्फ्लेशन है तो मैं कहूँगा कि जो आपका कैश फ्लो है उसमें भी इन्फ्लेशन ऐड होना चाहिए, मतलब ये होगा आपका रियल कैश फ्लो। मैं कह रहा हूँ ये सारी टर्म्स भी चेंज करो, मतलब ये सारी भी टर्म्स चेंज करो, प्लस आप जिस पे प्रेजेंट वैल्यू पे आप निकालोगे उस प्रेजेंट वैल्यू की जो रेट होनी चाहिए वो भी इन्फ्लेशन वाली होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये भी इन्फ्लेशन वाली होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपका पूरा क्वेश्चन सेम चलेगा, मतलब आप जो भी ज़ीरो टाइम पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सेम रहेगा और आपका एमपीवी आ जाएगा। मतलब बस मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन कोई भी कर रहे हो और उसमें अगर इन्फ्लेशन डाल रहे हो तो आपके कैश फ्लो चेंज होंगे, रियल से नॉमिनल बन जाएंगे, ये हो जाएगा आपका नॉमिनल कैश फ्लो, ठीक है। एक तो कैश फ्लो में आपका चेंज आएगा और दूसरा आपका रेट में चेंज आएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये हमने गलत खोल लिया। देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमने रियल कैश फ्लो तो निकाल लिया, ठीक है, हमने रियल कैश फ्लो निकाल लिया। अब इसमें क्या इन्फ्लेशन है, मैंने कहा नहीं इसमें इन्फ्लेशन नहीं है। अच्छा इन्फ्लेशन है कितना, मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन 10% है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इन्फ्लेशन ऐड करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है 12%। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में तो पहले से ही इन्फ्लेशन को ऐड किया हुआ है तो मुझे अब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कहा लेकिन मेरे को कैश फ्लो तो रियल वाला है जो मैंने अभी निकाला था, तो इसमें तो मेरे को इन्फ्लेशन ऐड करना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन कितना है 10%, तो मैं इन्फ्लेशन ऐड कर दूंगा। ये देखो मैंने ऐड कर दिया हर साल। पहले साल का 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे साल को 1.1 इंटू 1.1 करेंगे, फिर तीसरे साल और चौथे साल, ठीक है।
और ये ऐसे करके हमारा ये नॉर्मल नॉमिनल कैश फ्लो आ जाएगा, जिसमें हमने कैश फ्लो में, रियल कैश फ्लो में इन्फ्लेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लेंगे, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू है दोस्तों, वो पहले से ही मतलब इन्फ्लेशन उसमें एडेड है, तो हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लेंगे। अब किसी को भी प्रेजेंट वैल्यू पे खींचने के लिए, ठीक है, ये तो है हमारी फ्यूचर वैल्यू। अब फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में खींचने के लिए हम डिवाइड करते हैं। तो 12% से करना है तो 1 प्लस 0.12 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.12। ठीक है, तो हम पहले साल में खींचेंगे तो ये 1 की पावर से होगा, दूसरे साल में 2 की पावर से, फिर 3 की पावर से, फिर 4 की पावर से, -40,000 जो हमारा इनिशियल है। तो इससे हमारा आ जाएगा एनपीवी। ठीक है, हमारा एनपीवी निकल गया। ठीक है, यहाँ एक और सेकंड अप्रोच दे रखी है, पेपर में इसको करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लो, पेपर में ये आएगा नहीं, आगे पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन है, किसी में भी ये यूज़ नहीं हुआ, बस आईसीएआई ने बता रखा है कि एक अप्रोच ऐसी भी होती है, तो एक बार देख लेना। ये कहता है देखो, रियल डिस्काउंट रेट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रियल डिस्काउंट रेट कैसे निकालेंगे, 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट जो कि है हमारा 12%, और 1 प्लस इन्फ्लेशन माइनस में 1, तो ये आ जाएगा हमारा 1.8%। तो इन्होंने क्या किया, जो भी हमारा रियल कैश फ्लो था 15,000 15,000 15,000 हर साल लिया, और ये जो हमने रियल डिस्काउंट रेट निकाला है इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और हमारा माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारा यही आ जाएगा सेम आंसर। ठीक है, इन्होंने बस क्या किया है, इन्होंने रियल कैश फ्लो को वैसे ही रखा, रियल को नॉमिनल कैश फ्लो में चेंज नहीं किया, रियल कैश फ्लो को सेम रखा, लेकिन डिवाइड हमने किससे किया, हम पहले क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे जिसमें इन्फ्लेशन ऐड कर रहे थे। अब हमने कहा हम डिस्काउंट रेट ही अपना खुद का निकाल लेंगे, तो डिस्काउंट रेट निकालने का ये फॉर्मूला इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है एनपीवी निकालने की, लेकिन ये अप्रोच किसी भी क्वेश्चन में फॉलो नहीं कर रखी है, आईसीएआई ने बस बता रखा था, तो इस अप्रोच को मत करो, जो ऊपर वाली अप्रोच है बस वही सही है। ठीक है, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखना। देखो 4 साल की तो प्रोजेक्ट की लाइफ है। ठीक है, और ये क्या बोल रहे हैं, रिक्वायर्स 8 लाख फॉर एन यूनिट, ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है 0 पीरियड में, सैल्वेज वैल्यू निल है। ठीक है, इसके बाद आपको डेप्रीशिएशन दे रखा है 2,000 का पर एनम का। ठीक है, अब इसके बाद रेवेन्यू और कॉस्ट दे रखा है। रेवेन्यू और कॉस्ट के अंदर इसने बोल रखा है कि इसके अंदर डेप्रीशिएशन नहीं है, मतलब डेप्रीशिएशन अलग से है। ठीक है, टैक्स रेट दे रखा है 60%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, और इसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम ऐड हो रखा है। ठीक है, हमें अब करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको रफ में बताया था ना कि कैसे करते हैं, 1.1 मल्टीप्लाई बाय अगर 5% इन्फ्लेशन है तो 1.05, तो वो करने की जरूरत नहीं है, इन्होंने कहा पहले से ही ऐड है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो रेवेन्यू के ये इन्फ्लेशन रेट्स दे रखी है इन्होंने, रेवेन्यू की अलग दे रखी है, कॉस्ट की अलग दे रखी है। मैंने कहा इसका मतलब ये तो विदाउट इन्फ्लेशन है सारा का सारा। हाँ, इन्होंने कहा ये देखो इग्नोरिंग इन्फ्लेशन, कह रहा है ये तो विदाउट इन्फ्लेशन है, तो मैंने कहा फिर इसमें इन्फ्लेशन ऐड करो रेवेन्यू में, और ये कॉस्ट में, मतलब कॉस्ट में और रेवेन्यू में आप जैसे जैसे रेवेन्यू दे रखे थे उसमें आप इन्फ्लेशन ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो देखो कैसे ऐड होगा। पहले साल का कैसे होगा, पहले साल का इन्होंने बोल रखा था कि 10% इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो हम 1.1 करेंगे। दूसरे साल इनका 9% है, तो आपको 1.09 नहीं करना है, पहले साल का और दूसरे साल का दोनों का मिला कर करना है। ठीक है, ये याद रखना पेपर में। इसके बाद ऐसे 3 सालों का, ऐसे 4 सालों का, तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट में भी ऐसे ही करेंगे, पहले साल का पहले, दूसरे साल का पहले, दूसरे तीसरे, पहले दूसरे तीसरे चौथे। ठीक है, हमने चारों साल का ऐसे निकाल लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल में आप क्या करोगे, अभी इसको छोड़ दो, इसको मत करो चाहे तो। देखो अब क्या करोगे, इस टेबल में देखो रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू हमारा नया वाला आया है माइनस में कॉस्ट। ठीक है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये आ जाएगा आपका क्या, नेट प्रॉफिट, जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ, अर्निंग बिफोर टैक्स बोल सकता हूँ। हाँ सर, इसमें से हम टैक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप डेप्रीशिएशन को ऐड कर दोगे, पूरा पूरा डेप्रीशिएशन वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इन्होंने क्या किया है, अच्छा इन्होंने यहाँ पर डेप्रीशिएशन माइनस ही नहीं किया था, तो मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, मैं यहाँ पूरा पूरा डेप्रीशिएशन ऐड कर दूंगा। ये ना डेप्रीशिएशन बेनिफिट भी कर सकते हो आप, लेकिन मेरे को फालतू लगता है। सबसे अच्छा तरीका क्या है, रेवेन्यू माइनस में कॉस्ट माइनस में डेप्रीशिएशन, मतलब जो डेप्रीशिएशन है मैंने वो यहीं माइनस कर दिया।
एक मिनट रुक जाओ, माइनस डेप्रीशिएशन मैं अपने नोट्स में भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। माइनस डेप्रीशिएशन, इससे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। आप ऐसे निकालो, सही है बिल्कुल। इसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे, ठीक है। कितना है टैक्स इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में है इस क्वेश्चन में है 60%। 60% टैक्स माइनस कर दोगे, इससे क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से आप डेप्रीशिएशन ऐड कर दोगे, इससे आ जाएगा आपका कैश फ्लो, ठीक है। हमें यहाँ तक पहुँचना है। अब इस कैश फ्लो में जो हर साल का आपका ये कैश फ्लो आ जाएगा, हम यहाँ तक पहुँच गए, हर साल का आपका ये कैश फ्लो आ जाएगा। इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू 10% से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? वही 1 डिवाइडेड बाई 1.1 और दूसरे साल का इसका स्क्वायर। अच्छा, ये निकालते कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। कैलसी में अपना टाइप करना 1 डिवाइडेड बाय 1.1, ठीक है। तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी और जैसे इक्वल्स टू साइन दबाओगे तो ये अगली वैल्यूज आती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ये निकल गया और ये जैसे ही आ जाएगा इसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे, जो प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो था इन्वेस्टमेंट का, ये आ जाएगा हमारा एनपीवी, ठीक है। निकल गया, इजी था। क्या दिया था क्वेश्चन में? बस क्वेश्चन में इन्होंने रेवेन्यू और कॉस्ट के अलग अलग से इन्फ्लेशन दे दिए थे, हमने रेवेन्यू और कॉस्ट में इन्फ्लेशन लगा दिए। बस आपको याद क्या रखना है यहाँ पर कि बच्चे क्या गलती करते हैं कि दूसरे साल में 1.09 ऐड कर देते हैं, आपको 1.10 भी ऐड करना है। ऐसे 3 साल में 3, 4 साल में 4, बस इतनी छोटी सी चीज़ याद रखनी है। हो गया, हो गया, बस इसमें और कुछ है ही नहीं। और ये वाला आपका फॉर्मूला याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है। इसमें आप प्रेजेंट वैल्यू ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा एंड ये आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें से माइनस करोगे आपका ये आउटफ्लो 0 पीरियड का, आपका आ जाएगा नेट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ जाओ स्टैटिकल टेक्निक्स पे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है देखो आपका क्या होगा ना, आपके क्वेश्चंस में, अब ध्यान से सुन लेना, आपके क्वेश्चंस में ऐसे कैश फ्लो दिए होंगे। बस जो जो मैं बोल रहा हूँ वो देखना। आपके क्वेश्चन में ना ऐसे कैश फ्लो दिए होंगे, प्रोबेबिलिटीज़ दी होंगी, तो कुछ कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देना प्रोबेबिलिटीज़ को, ठीक है। तो अपना कैश फ्लो निकाल लेना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। जो सबसे अच्छा कैश फ्लो होगा उसे हम बोलेंगे बेस्ट, नीचे वाला हाई और लो। वैसे देखना अभी जो हम करेंगे ना वो ऐसे होंगे, मैं बता देता हूँ, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में करेगा सबसे लो वाले को करेगा वर्स्ट, सबसे बेस्ट वाले को करेगा वेस्ट, और बीच वाले को करेगा ये गुड वर्ड यूज़, ठीक है। ये लिख लो पेपर, अभी सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही वर्ड यूज़ होने वाले हैं जितने भी आगे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ये ऊपर वाले का ही सॉल्यूशन है। इसने क्या किया, कैश फ्लो में प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकल गया, ठीक है। और ये जो टोटल होता है इसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इसको आप लिख दो एक्स बार। क्यों लिखवा रहा हूँ आगे बताऊँगा, आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको सॉल्व हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 एक बार देख लेते हैं, बहुत आसान है। ये कह रहा है देखो एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द पॉसिबिलिटीज आर गिवन बिलो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कैश फ्लो दे रखा है, ये हर साल का दे रखा है, ये पॉसिबल इवेंट्स दे रखे हैं, सॉरी ये पॉसिबल इवेंट्स दे रखे हैं। ये आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटीज़ है। ये ए और बी प्रोजेक्ट के बारे में है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 की है ईच की, ठीक है। बोथ द प्रोजेक्ट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 है। तो करना क्या है इसमें, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू बता दो ईच प्रोजेक्ट की, और बताओ कौन सा प्रोजेक्ट फेवरेबल है। तो जिसकी एनपीवी ज़्यादा आएगी वो फेवरेबल होगा। तो एनपीवी कैसे निकाले? सबसे पहले तो इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई बी की एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो इन एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो आप टोटल करोगे ये होता है आपका एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, यही इसी का भी टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। और अब क्या है, ये बोल रहा है पहले साल का, तो इसको आप प्रेजेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले साल की। तो यहाँ पर रेट देखो, पहले तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, रेट दे रखा है 10%। तो 10% को करो यहाँ पर, आप क्वेश्चन में करोगे 1.1 करोगे तो ये आ जाएगा 0.909। तो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे 12,000 को और माइनस करोगे 10,000, तो ये आ गया क्या, एनपीवी प्रोजेक्ट ए की, और ये आ गई बी की। तो आप बी को सिलेक्ट कर लोगे क्योंकि बी की एनपीवी ज़्यादा है, ठीक है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। 4 भी सेम है। 4 में क्या बोला है, 4 में अब ए और बी प्रोजेक्ट की जगह आपको बोल रहे हैं 3 साल हैं आपके पास, आपको पता है ना कौन सा साल अच्छा है।
हर साल में ये कैश फ्लो है और इनकी ये प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल देंगे और उसका टोटल कर देंगे। यही करेंगे। लो, कर दिया। आपका टोटल आ गया, पहले साल का आ गया 6,000, दूसरे साल का ये आ गया, तीसरे साल का ये आ गया। तो मैंने कहा इसको प्रेजेंट वैल्यू में तो करो। तो प्रेजेंट वैल्यू में करने के लिए क्या करेंगे, पहले बात रेट कितना है, पहले रेट देख लें। और इन्वेस्टमेंट कितने की है, 10,000 की। ठीक है, मैंने कहा रेट देख लेते हैं। रेट को अब प्रेजेंट वैल्यू में ले आते हैं। क्यों ला रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू में, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। 10% रेट दे रखी है। देखो, मैं कह रहा हूँ कि ये पहले साल की आपकी कैश फ्लो है और ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का। मैंने कहा पहला साल तो बड़ा अच्छा है, मैंने कहा दूसरा और तीसरा साल तो बेकार है, ये तो इतना तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ इसमें। मैंने कहा रुक जाओ भाई, ये पहले साल है, दूसरे साल में हमें कैश फ्लो मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे खींचना तो पड़ेगा इस वैल्यू को। मैंने कहा चलो खींच लेते हैं। मैंने कहा पहले साल को खींचते हैं, तो पहले साल को खींचेंगे हम तो 1.1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, और ये हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1.1 का क्यूब। ठीक है, तो हमने ऐसा किया, ये देखो हमने ऐसा किया करके क्या आ गया, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। आप जब 1/1.1 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो आपका आ गया टोटल ये। 10,000 से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा ये। तो आपका जो NPV है तीनों साल का, वो आ जाएगा 2,573। ठीक है, तो आपका ये ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 का आपका कैश फ्लो दे रखा था। आपने सबको प्रेजेंट वैल्यू पे खींच लिया और इनिशियल वैल्यू से माइनस कर दिया और वो आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम वेराइंसेस पढ़ेंगे। देखो वेराइंसेस क्या होते हैं। वेराइंसेस का आप ये समझ लो कि आपके चैप्टर में वेराइंसेस का मतलब है रिस्क। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट का रिस्क निकाल रहे हो कि उस प्रोजेक्ट का रिस्क कितना है। तो देखो, वेराइंसेस निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वेराइंसेस निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार। एक बनाना, इसको मल्टीप्लाई को ऐसे मत लिखो, ये वरना आपको कन्फ्यूजन रहेगा। प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका वेराइंसेस। और अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हमने ये 11th-12th में पढ़ा था कि इसका अंडर रूट मतलब वेराइंसेस का अंडर रूट, तो इसको मैं बोल सकता हूँ इसी का ही अंडर रूट हो गया, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स माइनस एक्स बार क्या है अभी पढ़ाएंगे। प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका समेशन का क्या मतलब है, मतलब इन सबका सम, इन सबका सम। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लें इसका, चलो देख लेते हैं। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द वेराइंसेस, वेराइंसेस भी निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो प्रोजेक्ट ए और बी का। मैं बोलूँगा कि वेराइंसेस तो चलो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी को ही अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं प्रोजेक्ट ए का आपको निकाल के दिखा देता हूँ, प्रोजेक्ट बी का आप खुद निकाल लेना। तो देखो प्रोजेक्ट ए का निकाल लेते हैं। तो देखो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि देखो सबसे पहले तो कैश फ्लो इंटू प्रोबेबिलिटी करके मैं क्या करूँगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाल लूँगा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो है उसका टोटल, मैंने आपको याद है एक्स एक्स बार लिखवाया था एक बार, तो एक्स बार निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे जो इन्होंने बना नहीं रखा, तो मैं यहाँ बना देता हूँ एक्स माइनस, यहाँ पर हम दो कॉलम्स बना दो। एक तो बनाना एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो एक्स माइनस एक्स बार क्या है, देखो ये है 8,000 माइनस में 12,000, तो ये हो गया 4,000। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद 10,000 माइनस 12,000, ये कितना हो गया, माइनस का 4,000, ये हो गया माइनस का 2,000। और इसके बाद 12,000 माइनस 12,000 ज़ीरो, 14,000 में ये हो गया 2,000 और ये नीचे आ जाएगा 4,000। ठीक है, अब मैं कहूँगा, एक मिनट, अब मैं आपको कहूँगा आपको अब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना है। अब देखो स्क्वायर करने से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 फिर इंटू प्रोबेबिलिटी 0.1 कर देंगे। तो एक बार कैलकुलेसी में ये करेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इंटू में 0.1, तो ये आ जाएगा आपका 16 लाख। ठीक है, 16 लाख। चलो मैं ये जल्दी जल्दी आपके लिए कर ही देता हूँ। ये आ जाएगा 8 लाख, ये ज़ीरो, ये 8 लाख और ये भी 16 लाख आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपका, ये टोटल आ जाएगा 48 लैक्स। ठीक है, तो आपका ये क्या निकल गया, आपका ये वेराइंसेस निकल गया। वेराइंसेस का क्या फॉर्मूला था, ये रहा,
ये वेरिएंसेस का क्या फॉर्मूला था, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। वेरिएंसेस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड, ये क्या है, समेशन प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार इंटू प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली 48 लाख, तो वेरिएंसेस हो गया 48 लाख का। अब निकालना था हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट हो जाएगा। तो 48 लाख का एक बार रूट करेंगे हम, तो ये आता है, इसमें गलती मत कर देना बच्चे, पता क्या कर देंगे, 48 को अंडर रूट कर देना, मत करना, पूरा लिख लेना 48 लाख, ठीक है, और उसका अंडर रूट करोगे तो आपका ये आ जाएगा 2190.9। तो ऐसे ही प्रोजेक्ट ए का निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे ही सेम करोगे प्रोजेक्ट बी का भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, कितना ये आ रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 4, ठीक है। तो इसमें हम क्या, इन्होंने कंक्लूजन लिखा नहीं है, कंक्लूजन ये आता है कि ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर प्रोजेक्ट ए का रिस्क कम है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट ए को, ठीक है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला देख लो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये कर लो, क्या बोला मैंने, दोबारा से बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने अभी ऊपर निकाला था डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। अच्छा, ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है, जो आपने प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे किया था, या इसे मैं बोल सकता हूँ एक्स बार, ठीक है, मैं एक्स बार ही लिख देता हूँ यहाँ को, जब मैंने आपको एक्स बार पढ़ाया तो मैं एक्स बार ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला यहाँ पर और लिख लो जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा है, एक क्वेश्चन में यूज़ कर रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एनपीवी। एनपीवी यहाँ इस क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, आने वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा और आप वहाँ इजीली समझ जाओगे। होगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोल रखा होगा, वहाँ दूर दूर तक कैश फ्लो की बात नहीं हो रही होगी, सारी एनपीवी में चल रहा होगा, तो एनपीवी डिवाइड करना होगा आपको, ठीक है। तो देखो इधर क्या है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी से क्या करेंगे हम, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ गया हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 14,000, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम वेरिएंसेस निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे ही हम बी का कर लेंगे, बी का भी आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमने क्या किया, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए था, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय क्या है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हमारा एक्स बार कितना आ रहा है, 14,000, तो हम 14,000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया इसका, ये आ गया इसका। तो जिसका जिसका ज़्यादा आएगा कोफिशिएंट, ठीक है, वो लेस रिस्की होगा और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी लेस होगी। जिसका कम आ रहा है कोफिशिएंट वो ज़्यादा रिस्की होगा और जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ इस टॉपिक पे, इस टॉपिक में मार्क करो रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट। कभी भी पेपर में रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट आएगा, इसमें दो फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं और दो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर सॉल्व होंगे। देखो क्वेश्चन तो नंबर ऑफ कितने भी हो सकते हैं, दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। पहला आपका रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट जब आएगा तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम कर देना है, ठीक है। तो रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम कर देना है, आपका निकल जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ पर क्या करना है, ये तो देखो रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम का तो एक क्वेश्चन मैं अभी करवा दूंगा आपको, लेकिन एक है ना क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन ये यूज़ होगा, इसलिए मैं यहीं लिखवा देता हूँ आपको, रिस्क फ्री प्लस रिस्क रिस्क मतलब प्रीमियम माइनस रिस्क फ्री मल्टीप्लाई बाय रिस्क इंडेक्स। तो ये निकाल देना, वहाँ पर निकल जाएगा आंसर, बहुत इजी है, बस ये फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, अभी आगे एप्लीकेबिलिटी हम सीख लेंगे। तो रिस्क फ्री इंटू रिस्क प्रीमियम, ठीक है, ये आ गया हमारा, ये सारा हमने कवर कर लिया। रिस्क फ्री क्या होता है एक बार मैं बता दूं, देखो रिस्क फ्री रेट जो होता है ना वो हमारे एक्चुअली वो रेट होता है, अगर हम नॉर्मली भी मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो उतना तो हमें मिल ही जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो रिस्क फ्री रेट जो होता है ना वो हमारे एक्चुअली वो रेट होता है, अगर हम नॉर्मली भी मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो उतना तो हमें मिल ही जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है।
और रिस्क प्रीमियम होता है जितना आप रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है। रिस्क फ्री रेट तो ये समझ लो कि आपका नॉर्मल वो होता है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, सबसे ज़्यादा सिक्योर है, आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे, आपको पता है आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं वाली, वहाँ कोई रिस्क नहीं है, ज़ीरो रिस्क है, रिस्क फ्री है। तो वहाँ का परसेंटेज दे रखा है कितना, 6% की, इतना आपको परसेंटेज मिल ही जाएगा। लेकिन रिस्क प्रीमियम में ऐसा नहीं होता, जितना रिस्क बढ़ाओगे उतना प्रीमियम बढ़ेगा, यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। क्या बोल रहा है, एक एंटरप्राइज इन्वेस्ट कर रहा है 100 लाख एक प्रोजेक्ट में, जहाँ पर आपका रिस्क फ्री दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सब कुछ। इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 100 लाख की, रिस्क फ्री है आपका 7%। ठीक है, रिस्क प्रीमियम भी दे रखा है आपको 7%, आपका रिस्क प्रीमियम भी 7% है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इफ 5 साल, फॉलोइंग आर द कैश फ्लो, ये 5 साल के आपको कैश फ्लो इसने दे दिए। तो इसने क्या बोला यहाँ पर, देखो क्वेश्चन, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन रिस्क फ्री रेट एंड ऑल्सो द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टमेंट रेट। ठीक है, आपको रिस्क फ्री रेट और रिस्क एडजस्टमेंट रेट इसने दोनों बोला, और बोला कि आप ना एनपीवी निकाल दो। ठीक है, तो एक एक पार्ट तो ये हो गया कि रिस्क फ्री के अकॉर्डिंग हमें एनपीवी निकालना है, दूसरा हो गया रिस्क रिस्क ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट के अकॉर्डिंग निकालना है। तो रिस्क फ्री तो हमारा कितना दे रखा है, 7%, और रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट कितना हो जाएगा हमारा, 7% रिस्क फ्री का और 7% रिस्क प्रीमियम का, जो कि हो गया 14%। ठीक है, तो एक बार हम 7% से डिस्काउंट करेंगे, मतलब हमारे कैश फ्लो दे रखे हैं 5 साल के, हम 7% से डिस्काउंट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, इसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो ये आ गया एनपीवी। ठीक है, दूसरा केस जो हम करेंगे, ये है दूसरा केस, जहां हम रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट निकालेंगे, जो कि हमारा हो जाएगा 14%, जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो हम 14% से इसको डिस्काउंट रेट लगाकर ये आ जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से माइनस कर देंगे हमारा इनिशियल आउटफ्लो, जो कि हमारा जाएगा एनपीवी, ये आ जाएगा। अब एडवांटेजेस और लिमिटेशंस एक बार देख लो थ्योरी के लिए। ठीक है, क्या होती है, देखो रिस्क एडजस्टमेंट डिस्काउंट रेट होता है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, समझने में तो बहुत आसान होता है, लेकिन डिफ़िकल्ट टू फाइंड होता है, ये इसकी लिमिटेशन हो गई। समझने में तो बहुत आसान है, रिस्क प्रीमियम, हाँ हमने बोल दिया कि भैया रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम, ये लो आ गया इजी टू अंडरस्टैंड है, लेकिन भैया फाइंड करना कितना मुश्किल है। रिस्क फ्री तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है, रिस्क फ्री तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन रिस्क प्रीमियम कहाँ से लाओगे, कहाँ से निकालोगे। ठीक है, रिस्क प्रीमियम निकालना आसान नहीं होता। इसके बाद ये बोल रहा है कि देखो, इट इनकॉर्पोरेट्स रिस्क प्रीमियम इन डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, ये एक एडवांटेज है कि रिस्क प्रीमियम को अपने यहाँ पर डिस्काउंटिंग फैक्टर में डाल रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि दो एनपीवी कैन बी कैलकुलेटेड बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट। कह रहा है भाई एनपीवी तो तुम फिर भी निकाल लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना इतना आसान नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट का। ठीक है, अभी हमने देखा ये सब फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन वो डेटा कहाँ से लाओगे, डेटा लाना आसान नहीं हो जाता। ठीक है, अब आ जाओ सर्टेनिटी इक्विलेंट। सर्टेनिटी इक्विलेंट में एक फॉर्मूला लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ इसका फॉर्मूला भी। आप ऐसा करो, देखो ये बहुत आसान है, इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो इसमें क्या करना है आपको, जैसे आप प्रोबेबिलिटी के साथ करते हो ना, सेम यही करना है। देखो बहुत इजी है। इन्वेस्टमेंट है आपकी 45 लाख की, रिस्क फ्री रेट दे रखा है, तो ठीक है इस पर हम डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, यही हमारा डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा। इसके बाद ये क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे रखा है 4 सालों का। ठीक है, इन्होंने दे रखा है 1 2 3 4, और ये दे रखे है सर्टेन, एक मिनट, 4 सालों का, हाँ 4 सालों का ही तो दे रखा है, और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉफिशिएंट दे रखा है, तो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे चारों को, और हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्रेजेंट वैल्यू देखो, डिवाइड बाय 1.05। अच्छा मैं मल्टीप्लाई क्यों बोलता हूँ, ये तो डिवाइड कर रहे हैं। देखो मल्टीप्लाई का मतलब है, अब ये डिवाइड करके जब निकालोगे वैल्यू जो आएगी 0.909 जो भी आएगी, तो वो तो मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब इफेक्ट डालना उसका। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी आपकी वैल्यूज़। ये देखो इधर यही कर रखा है। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये यही कर रखा है, ये देखो ये रहा 10 लाख इंटू में 0.9 और फिर डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। और ये प्रेजेंट वैल्यू का तो आपको पता ही होगा, पहले साल की 1, दूसरे साल की 2, तीसरे साल की 3, फिर 4, ऐसे करके आ जाएगी। और निकालना कैसे है आपको बता दिया ना मैंने कैल्सी में,
1/1.05 करोगे तो पहले साल की आ जाएगी, फिर इक्वल्स टू दबाओगे तो दूसरे साल की आ जाएगी, इक्वल्स टू एक और बार दबाओगे तो तीसरे साल की आ जाएगी, ठीक है। फिर चौथी बार तो चौथे साल की आ जाएगी, माइनस कर दोगे 45 लाख से, यह आ जाएगा आपका एनपीवी, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेना और डिसएडवांटेजेस देख लेना इसके एक बार रीड कर लेना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पेपर में ऐसा कभी आया नहीं। वो ऊपर वाले एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अदर टेक्निक्स। देखो इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखो इनिशियल कैपिटल कॉस्ट आपको दे रखी है जो कि क्या है 400 करोड़ की है। एनुअल यूनिट सेल दे रखी है 5 करोड़ की। सेलिंग प्राइस दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो इधर से हम निकाल लेंगे हमारा नेट सेलिंग प्राइस मतलब नेट रेवेन्यू। और फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 50 करोड़ और 6% का डिस्काउंट रेट दे रखा है। बहुत आसान है, पहले बोला है कि एनपीवी निकाल लो, तो एनपीवी निकालने में तो कुछ बुराई है ही नहीं, ये तो बहुत ईजीली निकल जाएगा। और हमारे नंबर ऑफ़ ईयर्स कहाँ हैं भैया, एनुअल यूनिट सेल दे रखी है बस, ठीक है। तो और ये रही नंबर ऑफ़ ईयर 3 साल है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे, ये देखो 500 माइनस में 50 कर दोगे, 50 रुपीज़ आ जाएगा। 50 रुपीज़ को हमारी नंबर ऑफ़ यूनिट मतलब 5 करोड़ से मल्टीप्लाई करोगे 250 करोड़ हमारा आ जाएगा। अरे हम ऐसे कर क्यों रहे हैं, यहाँ ही देख लेते हैं ना। ये देखो सेलिंग प्राइस है हमारा, इसमें से कॉस्ट माइनस हो जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन को नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे, हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो जाएगी, तो हमारा नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा। 200 करोड़ का नेट इनफ्लो आ गया। अब 3 साल तक यही आएगा, तो हम क्या करेंगे 3 साल तक यही लिखते रहेंगे। ये 3 साल के आ गए, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 6% से हम डिस्काउंट रेट करके प्रेजेंट वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे आएगा 200 डिवाइडेड बाई 1.06, 1.06 का स्क्वायर और ये क्यूब, ठीक है। तो ऐसे करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। लो इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू भी हमारे लिए निकाल दिया, आउटफ्लो हमारा, और ये तीनों सालों का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा और नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। आ गया, ख़त्म। अच्छा ये लाइन एक बार है ना लिख सकते हो, ये मेरे को अच्छी लगती है लाइन, हेयर एनपीवी रिप्रेजेंट मोस्ट लाइकली आउटकम। पेपर में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है। ये कह रहा है कि भैया जो एनपीवी हम निकाल रहे हैं ना, ये मोस्ट लाइकली आउटकम है, ये मोस्ट लाइकली आउटकम है, ये कोई एक्चुअल आउटकम नहीं है, ठीक है। द एक्चुअल आउटकम कैन बी लोअर और हायर देन एक्सपेक्टेड आउटकम, ठीक है। तो ये बस एक लिख देना कि भैया ये हम जो भी कर रहे हैं ना, ये लाइकली मेथड है, मतलब हो आ सकता है इतना, ये कोई एक्चुअल नहीं है कि इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब क्या इन्होंने बोला, अब देखो ये सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इसने बोला कि आप है ना इम्पैक्ट को कंप्यूट करो। एक इम्पैक्ट हम डाल रहे हैं कि 2.5% एडवर्स का हम इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि इतना एक रिस्क है, एक वेराइंस है, मतलब वैल्यू में गिरावट है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब क्या है, गिरावट है, वेराइंस है, चेंज है। वेराइंस मतलब चेंज, एडवर्स मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, अब नेगेटिव इम्पैक्ट हम किस किस में डालेंगे। सेलिंग प्राइस में अगर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.5% से ये कम हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट में अगर इम्पैक्ट डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में तो ये तो निकला है। नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड में क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड को कम कर देंगे 2.5% से, और फिक्स्ड कॉस्ट को 2.5% से बढ़ा देंगे। तो ये 4 हमारे हो गए कि 4 हमारे ये वेरिएबल फैक्टर हो गए। तो ये देखो ये रहा सेकंड पार्ट, इन्होंने भी ऐसे ही किया होगा। ये देखो अच्छा एक पांचवा फैक्टर ले लिया कि इन्होंने इनिशियल कॉस्ट जो थी 400 करोड़ की उसको भी बढ़ा दिया, 410 करोड़ कर दिया। तो ये पांचवा फैक्टर हो गया। देखो ये सेलिंग प्राइस का इन्होंने कर दिया, रिड्यूस कर दिया 2.5% से, तो 97.5 हो गया। वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा दिया, एडवर्स इफेक्ट डालना है ना, फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा दिया, ठीक है, 2.5% से। और यूनिट सोल्ड जो थी वो रिड्यूस कर दी, तो वो 2.5% से 5 करोड़ में 2.5% माइनस करोगे तो ये आ जाएगी 4.875। और ये इनिशियल कॉस्ट। तो इन्होंने क्या किया, सेम जो हमारा एनपीवी निकालने का जो चार्ट होता है, सेम उस चार्ट को फॉलो किया। और ये जो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज था, देखो हमारा बेस क्या था, बेस ये था कि 100 में से 50 गया, 50 आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी ये माइनस में क्यों कर रहा हूँ मैं, 1 मिनट रुको। तो 50 आ गया कंट्रीब्यूशन, इसमें से नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड इतनी थी, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इतना आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी तो आपका ये 200 कैश फ्लो आ गया। इस कैश फ्लो को आपको एन्यूटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब ये बच्चे कहेंगे एन्यूटी फैक्टर क्या होता है सर,
तो क्या होगा देखो, जब वैल्यू सेम होती है, जब वैल्यू सेम नहीं होती तो हम क्या करते हैं 1/1.0.06 ऐसे करके, और फिर दूसरे साल में स्क्वायर, तीसरे साल में क्यूब, ऐसे करके करते हैं, राइट। लेकिन जब वैल्यू सेम है तो हम एन्युटी फैक्टर भी बना सकते हैं। ये होता है PVAF, ये होता है PVIF। एक साल का होता है PVIF, जैसे 3 सालों का कंबाइन हो गया तो हो गया PVAF। इसको निकालते कैसे हैं, इसको डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करोगे जो वैल्यू होगी, इसको डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और अगर ऐसे करके प्लस करते तो भी यही आता, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने का कोई शॉर्टकट कैलसी में, हाँ, 1/1.06 करोगे, जो भी वैल्यू आएगी इसको M+MRC, पहले M+ दबाना, फिर MRC दबाना, फिर इक्वल्स टू दबाना, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर उसको भी M+ और MRC दबाना, फिर इक्वल्स टू दबाओगे तो तीसरी वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको भी M+ और MRC दबाना, और अब जो MRC में जो आपका टोटल आएगा ना वो ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वैसे इधर मैंने एक स्टेप ज़्यादा जानबूझ के रिपीट किया है, MRC बार बार दबाने का। वो ना भी दबाओगे बार बार तो भी टोटल आ ही जाएगा। वो मैं इसलिए दबाता हूँ कि बच्चा गलती ना कर दे, क्योंकि मेरे को तो आदत है, हर बच्चे को आदत नहीं होती, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हुआ, अब ये आपका आ गया, इसमें से इनिशियल कॉस्ट 400 माइनस हो गया, और ये NPV आ गया। अगर ये आपको नहीं निकालना आया ना कैलकुलेटर में PVF, तो मेरे को एक बार पूछ लेना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसमें, ठीक है। वरना मेरे को कांटेक्ट कर लेना एक बार, आ जाओ। तो ये आ गया हमारा NPV। और अब क्या किया, ये तो हमारा था बेस। अब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया, तो देखो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर 400 की जगह 410 हो जाएगा, ठीक है। ये चेंज हुआ तो हमारा ये आ गया। तो हमने कहा नेट चेंज कितना आया, हमने कहा देखो माइनस, मतलब इतना हमें घाटा हो गया। अच्छा, ये घाटा कैसे निकालेंगे, तो कितना कम हुआ है इस इन दोनों का डिफरेंस, जो भी डिफरेंस होगा डिवाइडेड बाय 124.6 करेंगे, तो जो भी ये आएगा वो आएगा 7.43 आएगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहे हैं सेलिंग प्राइस में हमने चेंज कर दिया तो बस ये चेंज करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज किया तो ये चेंज करेंगे और सब कुछ सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंज किया तो बस ये चेंज करेंगे और सब सेम रहेगा, और यहाँ पर हमने यूनिट्स में चेंज किया तो बस ये यूनिट्स चेंज होंगी और सब कुछ सेम रहेगा। बस ऐसे करके निकाल दो, और ये परसेंटेज जितना भी गिरावट हुई है वो बता दो। फिर हमने बोला कि देखो सबसे ज़्यादा जो गिरावट हुई है ना वो ये इसमें हुई है। अच्छा, ये किस चीज़ का है, सेलिंग प्राइस का है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बता दी कि सेलिंग प्राइस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इफेक्ट आ रहा है। अगर उसमें गिरावट हुई, एडवर्स इफेक्ट हुआ, तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट की NPV जो कम होगी वो सेलिंग प्राइस की वजह से होगी, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ सेंसिटिविटी, ये एक बार देख लेना, रीड कर लेना, नहीं ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया नहीं है। वो जो ऊपर एक करवाया था वो इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे। ये देखो इसमें क्या कह रहा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। एक वर्स्ट केस है, एक मोस्ट लाइकली केस है, एक बेस्ट केस है, ठीक है। वर्स्ट केस में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 का डेटा दे रखा है, और ऐसे मोस्ट लाइकली और बेस्ट केस में दे रखा है। इनिशियल आउटले हमारा है 14 लाख का, ठीक है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 9%, और कुछ दे रखा है नहीं, बोला NPV निकालो। तो देखो मैं ये कहूँगा कि हमारा जीरो पीरियड में क्या जा रहा है, जीरो पीरियड में तो हमारे 14 लाख रुपए जा ही रहे हैं, इसको अलग रखो अभी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये देखो, अब मैंने क्या किया, पहले साल में वर्स्ट केस में हमारे क्या थे, ये दे रखे थे कैश फ्लो, उसको हम 9% से मतलब प्रेजेंट वैल्यू से खींचेंगे तो ये आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। इस प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करके आउटफ्लो से माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा NPV। आ गया, ये तीनों साल के हमारे मतलब तीनों केसेस के हमारे NPV निकल गए। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट आपका यहाँ से मिलेगा आपको, इफ़ XYZ इज सर्टेन अबाउट द मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन फर्स्ट 2 ईयर बट अनसर्टेन अबाउट द थर्ड ईयर कैश फ्लो, एनालाइज व्हाट विल बी द NPV एक्सपेक्टिंग वर्स्ट सिनेरियो इन थर्ड ईयर। ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 सालों में तो आप मोस्ट लाइकली मेथड यूज़ कर लो, लेकिन थर्ड ईयर में वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो। मतलब कह रहा है देखो, ये पहले ये साल में ये वाला ले लो, दूसरे साल में ये वाला ले लो, तीसरे साल में वर्स्ट केस वाला ले लो, बस इन तीनों को ले लो। अब आपको क्या करना है, अब आपको तीनों साल का अलग अलग नहीं करना, आपको क्या करना है, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये ले लिया हमने, और इसका NPV निकाल देंगे। बस जो ये सीधा अमाउंट है, टोटल सीधा अमाउंट लेकर के इसका प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके के इसको
ज़ीरो ज़ीरो पीरियड में जो आउटफ्लो गया था उससे माइनस करके हमारा एनपीवी आ जाएगा। ये बहुत सिंपल था, मतलब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये मोंटी कार्लो पर्सन का नाम है जिसने ये बनाया है, स्टिमुलेशन ऑफ एनालिसिस। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना हमें इसका। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ डिसीजन ट्री एनालिसिस पे। डिसीजन ट्री एनालिसिस के सीधा क्वेश्चन पे ही करवाता हूँ, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आ जाओ, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। डिसीजन ट्री का है ना, एक क्वेश्चन पीछे है, एक ये है, एक बार ये देख लो, दूसरा क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, देखो LNRR लिमिटेड विशेज टू डेवलप अ न्यू क्लीनर सॉफ्टवेयर, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी 2,40,000। देखो अगर हमने टेस्ट किया तो 2,40,000 का हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, तो हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, हमने खर्चा किया तो बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चांसेस हैं कि आपकी जो सक्सेस रेट है वो 50% की है। ठीक है, 50% आपकी सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट हो गई तो 50% की है, और फेलियर की भी 50% की है। अब ये कह रहा है देखो आपको 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपका सक्सेस हो गई तो, अगर आपकी सक्सेस हो गई तो आपको 20 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उससे आपको 4 लाख की इनकम आएगी, ये लिखा। ठीक है, 4 लाख की इनकम आएगी, नेट आफ्टर टैक्स दे रखा है, कैश इनकम आएगी 4 लाख की। और अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया तो कोई इनकम नहीं आएगी। और अगर आपका मान लो ये टेस्ट फेल हो गया, उसके भी 50% चांसेस है, तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 12 लाख, और इस पर आपकी इनकम बस 1 लाख रुपए आएगी। और अगर आपने ये टेस्ट नहीं किया तो आप कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर एक ना टेबल बना देता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको हर साल आपका जो एनपीवी है, मैं एनपीवी यहाँ पर निकाल देता हूँ। एनपीवी यहाँ पर क्या होगा, आपने पहले एक चीज़ है ना मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये बोल रहा है कि 4 लाख परपेचुइटी का मतलब क्या होता है, परपेचुइटी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्फिनिटी पीरियड के लिए। तो भाई 4 लाख हर साल मिलता रहेगा तो इसका बेनिफिट है कितना टोटल, मैं बोलूँगा डिस्काउंट रेट कितना है, वो बोलेगा 10%, तो मैं कहूँगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 10% में कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 40 लाख। तो मैं बोलूँगा टोटल बेनिफिट 40 लाख है। ठीक है, आप डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर देना उसको। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर मेरे को फ़ायदा है 40 लाख का, और मेरे को खर्चा कितना करना पड़ेगा, 20 लाख का। ठीक है, 20 लाख का मैंने खर्चा किया तो मेरे को 20 लाख का नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरा एनपीवी यहाँ पर ज़ीरो हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं 12 लाख का खर्चा करूँगा और मेरा जो वो आया है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10% करेंगे तो नेट फ़ायदा कितना हुआ, हमें 10 लाख का टोटल फ़ायदा हो गया। टोटल फ़ायदे में से मैं 12 लाख इन्वेस्ट करूँगा, मैंने कहा यहाँ तो मेरे को 2 लाख का नुकसान हो रहा है, और यहाँ पर एनपीवी ज़ीरो है क्योंकि हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आंसर देखो एक बार, सबसे पहले बात कर रहा है ये पॉइंट सी की। ठीक है, पॉइंट सी और पॉइंट डी और पॉइंट बी, और भी कोई पॉइंट है एट ए, ये भी देख लेंगे। ठीक है, पहले ये बात कर रहे हैं पॉइंट सी की, तो देखो पॉइंट सी की बात कर लेते हैं हम। ये कह रहे हैं पॉइंट सी में द चॉइस इज बिटवीन इन्वेस्टिंग 20 लाख फॉर अ परपेचुअली बेनिफिट ऑफ 4 लाख नॉट टू इन्वेस्ट, या तो इन्वेस्ट ही मत करो या फिर 20 लाख इन्वेस्ट करके आप 4 लाख की परपेचुइटी कमाओ। तो ये कह रहा है कि प्रेफर करो कि आप इन्वेस्ट कर दो। क्यों, क्योंकि देखो इससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है 4 लाख का 10% के उससे, तो आपको 40 लाख का बेनिफिट है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 20 लाख की, तो आपको नेट बेनिफिट होगा 20 लाख का जो कि हमने निकाला। तो हमने कहा यहाँ फ़ायदा है तो आप प्रेफर करो कि आप इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, प्रेफर चॉइसेस टू इन्वेस्ट, नेट बेनिफिट 20 लाख का है, निकाल लिया। ठीक है, इसको अलग पेन से करते हैं ये। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये क्या कह रहा है, पॉइंट डी देखो, पॉइंट डी में क्या हुआ है, पॉइंट डी में ये कह रहा है कि भैया हमारा हमारा जो चॉइस है ना वो मतलब बेकार है, यहाँ पर है ना नॉट टू इन्वेस्ट है, इसको मार्क कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर नॉट टू इन्वेस्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ पॉइंट डी पे कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब आप 12 लाख मतलब 10 लाख कमा रहे हो, वही 12 लाख इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ नॉट टू इन्वेस्ट आएगा। अब कह रहे हैं पॉइंट बी पे क्या होगा, मतलब यहाँ पर देखो पॉइंट बी पे क्या होगा, तो पॉइंट बी पे ये कह रहा है कि देखो यहाँ पर 2 फैक्टर है, या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा। कैसे, ये देखो या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगा।
सक्सेस में तो क्या होगा, आप 20 लाख का प्रॉफिट कमाओगे। देखो मैंने निकाला था 20 लाख का प्रॉफिट कमाओगे, और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की, 50% प्रोबेबिलिटी है, तो 10 लाख का रिजल्ट आ गया आपका। फेलियर का क्या है, फेलियर में मैं बोलूँगा आप इन्वेस्ट ही मत करो, मैंने ये बोला था ना नॉट टू इन्वेस्ट। तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो यहाँ कोई अमाउंट नहीं लगाओगे, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, तो रिजल्ट 0 आ गया। तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया, 10 लाख। तो आपका जो एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू है बी प्रोजेक्ट का, बी पॉइंट पे, वो है 10 लाख। ठीक है, अब देखो एट ए क्या हुआ, ए ये रहा। ए कह रहा है या तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, या तो मैं टेस्ट करूंगा, या नहीं करूंगा। मैं कह रहूँगा कि भैया टेस्ट करोगे, 2,40,000 रुपये लगाओगे तो आपको 10 लाख का प्रॉफिट होगा टोटल, इससे अभी हमने निकाला था ना। लेकिन कोई टेस्ट नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए, ये देखो ये कह रहे हैं ना, आप इन्वेस्ट करोगे 2 लाख तो आपको बेनिफिट होगा 10 लाख का, ये रहा 10 लाख हमने निकाला था। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करोगे टेस्ट तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ये कहेगा कि आप टेस्ट कर लो। ठीक है, ठीक है। तो कुछ था इसमें, मुश्किल नहीं था ना। ऐसे ही जो इसका पीछे क्वेश्चन दे रखा है वो भी बहुत इजी है दोस्तों, आपसे इजीली हो जाएगा, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो मेन क्या होता है ना, आपने फॉर्मूला समझ लिए, इलेस्ट्रेशन देख लिए, इसके बाद क्वेश्चंस हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्वेश्चंस में। अब आ जाओ क्वेश्चन इलेस्ट्रेशन 12 पे, लास्ट है ये, नहीं सेकंड लास्ट है। ये क्वेश्चन मेरे को बहुत प्यारा लगता है, आ जाओ। A company named RobiCube decided to replace the existing computer system of their organization. वो कह रहे हैं हम अपना अपना कंप्यूटर सिस्टम हटा रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ओल्ड सिस्टम, हमने पुराना सिस्टम 25,000 का ख़रीदा था, वो भी 5 साल पहले। करंट मार्केट वैल्यू ओल्ड सिस्टम की बस 5,000 रुपये। आज की डेट में अगर इस सिस्टम को बेचने जाएंगे तो बस मेरी जेब में कितने आएंगे, 5,000 रुपये आएंगे। ये कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड सिस्टम वॉज चार्ज विद लाइफ ऑफ 10 ईयर्स विद एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू नील। कह रहे हैं ओल्ड सिस्टम की हम डेप्रिसिएशन ना 10 साल तक कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब 5 साल हो गए, 5 साल और कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसकी सैल्वेज वैल्यू कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो एक पार्ट खत्म हो, एक मतलब क्वेश्चन का वो खत्म हो गया। अब देखो, अब कह रहे हैं हम अगर हम न्यू सिस्टम लेकर आए तो वो 5 साल चलेगा, आने वाले 5 साल चलेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरा पूरा ज़रूरत पूरी कर रहा है, क्योंकि ये पुराना वाला भी 5 साल चलेगा, नया वाला भी लेगा। लेकिन कह रहे हैं लेकिन रुको, ये जो नया वाला सिस्टम है ना 50,000 का आएगा, और इसकी सैल्वेज वैल्यू भी है 1,000 की। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एस्टिमेशन कॉस्ट, लेकिन ये है ना सेविंग भी करेगा। नया लाने का फ़ायदा क्या है, 5,000 की हर साल, 5 साल तक हर साल 5,000 रुपये मेरे बचाएगा भी। मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है कि आपकी सेल भी इंक्रीज़ करेगा, एज्यूम टू बी 10% पर ईयर, 10% से ये सेल ऊपर करेगा। टोटल सेल आपकी अभी तक है ओरिजिनली है 10 लाख, मतलब ये 11 लाख की सेल कर देगा, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दे रखा है, और टैक्स दे रखा है 30%। तो बताओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, अच्छा तो लग रहा है नया वाला सुन के कि भैया हर साल 5 साल की 5,000 की सेविंग कर रहा है, सेलिंग प्राइस भी बढ़ा रहा है हमारा, अच्छा तो लग रहा है। लेकिन भैया पुराना अगर हम बेचने जाएंगे तो 25,000 का हमारा है और 5,000 का बिकेगा, और नया वाला हम खरीदने जाएंगे तो 50,000 का आएगा। अब हमें निकालना है कि क्या हमें नया वाला ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो देखो, मैं पहले यहाँ पर ऐसे ही रफ में कैलकुलेट कर देता हूँ कि डेप्रीशिएशन कितना है ओल्ड का। तो ओल्ड का डेप्रीशिएशन है हमारा 2,500 रुपये। क्यों, 25,000 का आया था, 10 साल तक चलता है, तो 2,500 रुपये डेप्रीशिएशन है। और डेप्रीशिएशन न्यू का कितना है, न्यू 50,000 का है, सैल्वेज वैल्यू 1,000 की है, तो 49,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 साल तक, 5 साल इसकी वो है ना, 49,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 9,800। तो मैं कह सकता हूँ कि न्यू का जो है वो 9,800 रुपीज़ डेप्रीशिएशन है, ओल्ड का 2,500 है। तो बस मैंने साइड में बस रफ कैलकुलेशन करी और कुछ नहीं। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। ठीक है, पहला यहाँ लिखवा देता हूँ आपको। देखो, आपका पहले ओल्ड की बात करते हैं हम। ओल्ड, मैं आपसे ना बात करता हुआ चलूँगा बस इस पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ये बात करना ही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो पहला पॉइंट मैं आपको लिखता हूँ, मैंने कहा ओल्ड की बात करते हैं। ओल्ड का ओपनिंग WDV कितना है, मैं कह रहा हूँ 25,000 का हमने लिया था, 5 साल हो चुके हैं, 5 साल बचे हैं, तो 12,500 हमारी WDV आ गई। कैसे निकाली मैंने, हमारा 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 2,500 इंटू 5 करोगे, ठीक है, माइनस करोगे 25,000 से, तो 12,500 ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओपनिंग WD 12,500 आ गया। मैंने कहा अगर मान लो मैं इसको सेल कर दूं तो कितने रुपए मिलेंगे इसके मेरे को, मैंने कहा 5,000 रुपये मिलेंगे।
मैंने कहा ये तो लॉस हो गया, हमें कितना लॉस हो गया, 7,500 का लॉस हो गया। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं पुराने वाले को बेचने चले गया तो ये मेरा लॉस हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा इस लॉस से क्या मुझे प्रॉफिट है? मैंने कहा हाँ, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा मुझे। ओ, तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, कितना मिलेगा टैक्स बेनिफिट? तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, तो ये हमारा टैक्स बेनिफिट हो जाएगा कितना, 2,250 का। ठीक है, अभी मैं ये फर्स्ट पॉइंट ही चला रहा हूँ। चलो आगे यहाँ ही चला देते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला कि टैक्स बेनिफिट हमारा हो गया 2,250 पुराने वाले से। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ चलो मैं नए वाले की बात करता हूँ। मैंने कहा नए वाला हम खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं। कितने का आएगा नया वाला? 50,000 का। सेविंग कितनी होगी? मैंने कहा 5,000 की तो सेविंग होगी। ठीक है, ठीक है, सेविंग होगी। और टैक्स बेनिफिट कितना हो रहा है हमें? 2,250 का, अगर पुराने वाले को बेच दें हम। मतलब मैं बोल रहा हूँ जीरो पीरियड में हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो सेविंग हो रही है 5,000 की इस साल, पहले साल। ठीक है, और 2,250 का हमारे का टैक्स सेविंग हो गया, ये भी माइनस कर देंगे। तो हमारा नेट आउटफ्लो कितना हो गया? हमारा नेट आउटफ्लो हो गया 42,750 का। मैं कहा ये हमारा नेट आउटफ्लो है, नेट आउटफ्लो। ये हमारा मतलब एक तरीके से आउटफ्लो है। 50,000 नहीं जा रहे हमारी जेब से, 42,750 जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, ये तो पहला पॉइंट। अब मैं आपको करवाता हूँ दूसरा पॉइंट। ठीक है, यहीं करते हैं दूसरा पॉइंट। हाँ यार, ऐसे करता हूँ, वो छोटा छोटा लिख रहा था। अब ये देखो दूसरा पॉइंट करता हूँ। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, ये नया वाला मैं ले आया, नया वाला जाने के लिए मेरा नेट आउटफ्लो गया है 42,000 का। ठीक है, मैंने कहा मेरे को बताओ सेल कितनी इंक्रीज़ हो रही है, मेरी सेल कितनी इंक्रीज़ हो रही है नया ख़रीदने पर। मैंने कहा देखो आपकी सेल जो है ना वो आपकी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ना 10 लाख नहीं था, ये 1 लाख लिखा हुआ है इन्होंने। क्या लिखा है इन्होंने यार, ये 1 लाख है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो मैंने कहा सेल जो है ना वो 1 लाख का 10%। मैंने कहा 10,000 की सेल बढ़ी है मेरी। ठीक है, और मैंने कहा सेविंग कितनी हो रही है मेरी? मैंने कहा सेविंग भी मेरी 5,000 की हो रही है, हर साल की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा डेप्रीशिएशन में कितना इंक्रीज़ हो रहा है? मैंने कहा डेप्रीशिएशन में इंक्रीज़, मैंने कहा पहले 2,500 जा रहा था, अब 9,800 जा रहा है। तो 9,800 माइनस 2,500, तो डेप्रीशिएशन में इंक्रीज़ हो रहा है मेरा 7,700 का। ठीक है, मैं ये माइनस कर दूंगा 7,300 का, सॉरी 7,300 का ये मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा जो नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 7,700 का। ठीक है, इसमें से मैं टैक्स माइनस कर दूंगा अपना 30%, तो मेरा आ जाएगा 5,330। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें मैं डेप्रीशिएशन ऐड कर दूंगा। तो कितनी डेप्रीशिएशन ऐड करेंगे हम? यही 7,300 की जो इंक्रीज़ हुई है हमारा, जो मतलब इंक्रीमेंटल पार्ट है। तो ये ऐड करने पे हमारा आ जाएगा 12,690। ये आ जाएगा हमारा कैश इनफ्लो। समझ गए आप? हमारा कैश इनफ्लो आ गया 12,000 रुपये, और हमारा जो आउटफ्लो हुआ है वो हुआ है 42,000 का। मैंने कहा इतना तो समझ आ गया, लेकिन ये इनफ्लो मैं बोल रहा हूँ ये पहले साल का है, दूसरे साल का अलग है, तीसरे 5 सालों तक है। और जीरो पीरियड में आउटफ्लो कितना हुआ है? 42,000 का। इतना दिमाग में रख लिया सर। अब आगे क्या पढ़ेंगे हम? आगे देखो स्टेप 3 से ये क्वेश्चन, स्टेप 2 तक हम कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप देखो, मैं कह रहा हूँ ये जो आपका 12,000 रुपये आप बोल रहे हो ना हर साल आ रहा है, इसका आप PVAF कर दो। मतलब 10% पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 5 साल तक सेम आ रहा है, निकाल लो। और मैं कह रहा हूँ वो जो 1,000 सेल्वेज वैल्यू आएगी भैया उसको मत भूलना, उसका PVIF कर देना। अच्छा, PVIF का डिफरेंस बता चुका हूँ। PVIF में क्या करोगे, 1/1.1 करोगे, इसको इक्वल्स टू 5 बार करोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आपको मेमोरी का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब पहले साल का निकालोगे प्लस, दूसरे साल का प्लस, तीसरे साल का प्लस, ऐसे करके निकालोगे तो यहाँ आ जाएगा। तो टोटल वैल्यू जो आपका आ गया वो आ गया 48,000। आप बोलोगे तो मैं आपको ये मेमोरी वाला सिखा दूंगा, ठीक है, कैलकुलेटर पर कैसे करते हैं। तो आपका ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा, आ गया आपका, आ गया 48,000 का हमारा बेनिफिट आ गया। मैं कह रहा हूँ हमारा इनिशियल कितना गया था आउटफ्लो, 42,000 का। देखो तो हमारा नेट बेनिफिट हो गया ना, तो हमारा NPV पॉजिटिव है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, NPV पॉजिटिव है, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ मुश्किल था इसमें? कुछ नहीं था। मैंने आपको एक कहानी सुनाई, कहानी से हो गया। मैंने पहले आपको बताया जीरो पीरियड में आपका कितना आउटफ्लो गया है,
आपने बोला 42,000 का गया है। कैसे गया 42,000 का? मैंने कहा भैया ओपनिंग WDV प्लस अगर मैं अभी सेल कर दूंगा तो इतना, तो मैंने कहा लॉस आ गया, लॉस का कुछ टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं खरीदेंगे तो 50,000 का आएगा और ये टैक्स बेनिफिट माइनस कर देंगे, और 5,000 की पहले साल की सेविंग। इसको 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 याद रखना, ठीक है। ये बच्चे भूल जाते हैं, पहले साल की यहाँ पर 5,000 की हमें सेविंग भी लेनी है, तो ये हम माइनस करके निकाल देंगे, ये हमारा नेट आउटफ्लो आ जाएगा। और इसके बाद हम ये सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, अपना कैश इनफ्लो निकाल लेंगे 12,000, इसको हम 5 साल तक ले जाएंगे, ठीक है। इधर जो इम्पोर्टेंट है ना, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है, पता है बच्चे इसको भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर हमने ये जो ये टैक्स ये निकाला था कैश इनफ्लो के लिए, यहाँ सेविंग ले तो लिया, मैं कहूँगा आपको ज़ीरो पीरियड में भी लेना है, ठीक है, जब आप निकालोगे कि मेरी जेब से पैसा गया कितना। अब ये जो है ना, ये है आपकी सेविंग 5,000 की, ये जो है ना आपका, ये 5,000 का सेविंग नहीं है, ये आपका है जो आपने सेल किया है, ये वाला, ठीक है। मैं पागल बना रहा था अभी आपको इतनी देर से, मैं जानबूझ के सेविंग सेविंग बोले जा रहा था। मैंने कहा देखते हैं बच्चों के माइंड में तुम्हें अटकाना चाहता था, लेकिन ये लाइव क्लास नहीं है ना, मैं लाइव क्लास में तो देखो ये अटका सकता हूँ, मज़ा आता है। अभी रिकॉर्डेड क्लास है, मैं चाहता था कि ये गलती हो तुम्हारी। ये सेल है 5,000 वाला, समझ आया? ये जो वैल्यू है ये सेल वाला पार्ट है। तो हमने 50,000 का नया ख़रीदा, 5,000 की पुरानी वाली बेची, और हमें पुरानी वाली बेच कर जो टैक्स बेनिफिट हुआ ये वो है, तो ये हमारा आ गया नेट आउटफ्लो। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। चलो, ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल, ये काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट साइकिल में आपको जो भी आपका कैश आउटफ्लो है उसको डिवाइड कर देना है PVAF से, ठीक है, तो आपका साइकिल आ जाएगा। ये कब करना है, मैं एक क्वेश्चन है आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसमें आपका क्या होगा कि आपका 4 साल होंगे, 4 साल के जो भी अमाउंट्स आ रहे होंगे आपको हर साल मतलब वो पूछेगा कि कितने साल में आपको वो प्रोजेक्ट मतलब दोबारा से चलाना चाहिए, तो वो उस केस में ये वाला आता है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। मतलब इसके क्वेश्चन देखो सारे ही करने हैं, मैं तो आपको अभी इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चंस पे भी आएंगे। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, 13th क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छा है, कहानी सुनेंगे इसमें भी हम, ठीक है। कहानी सुनने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड इज़ अ टैक्सी ऑपरेटर, ईच टैक्सी कॉस्ट टू द कंपनी 4 लाख एंड यूजफुल लाइफ 3 साल। अच्छा, इसी क्वेश्चन में कर लेंगे ये वाली चीज़, ये जो हमने बोला ना अभी, ये रिप्लेसमेंट साइकिल वाला इसी क्वेश्चन में हो जाएगा। ये लो कर लेते हैं अभी। क्या बोल रहा है ये, कह रहे हैं देखो 4 लाख की हमने एक टैक्सी खरीदी है, उसकी 3 साल यूज़फुल लाइफ है। देखो हमने 4 लाख में अब कितना भी कमाया वो अलग बात है, वो यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं। मतलब ये टैक्सी ऑपरेटर ने कमाया होगा 4 लाख, तो 3 सालों में जितना भी कमाया होगा उसकी बात नहीं कर रहा है। ये कह रहा है कि मेरे हर साल ना एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है, और अगर मैं पहले साल में इसको बेच देता हूँ तो 1,80,000 की मेरी कॉस्ट आएगी। सॉरी, पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये 3 साल चलाएगा तो क्या होगा, पहले साल आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी आएगी, फिर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट और बढ़ेगी, फिर तीसरे साल में और बढ़ जाएगी। और ये तो जायज़ सी बात है, जितना पुराना व्हीकल होता रहता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती रहती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे कोई खराबी आ गई, कुछ आ गई, तो बढ़ती रहती है, लेकिन रीसेल वैल्यू कम होती रहती है। पहले साल में अगर इसको बेचने जाओगे तो 2,80,000 मिलेंगे, सेकेंड ईयर में बेचने जाओगे तो 2,30,000 मिलेंगे, तीसरे साल में बेचने जाओगे तो 1,68,000 मिलेंगे। तो ये कह रहा है कि भैया किस साल में बेच दूँ, ठीक है। 10% का आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, बोल रहा है किस साल में बेचूँ कि मेरे को फ़ायदा हो। मैं बोल रहा हूँ चलो हम बात करते हैं कि मान लो, चलो चलो एक बार है ना मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, पहले कहानी सुन लेते हैं, बाद में ये सब कुछ देखेंगे। कहानी सुनाए, चलो जूम करके कहानी सुनाते हैं। पहली कहानी मैं कह रहा हूँ, ये जो आपने आपका, एक मिनट, पहले साल की हम बात करते हैं, ये है फर्स्ट ईयर। मैंने कहा फर्स्ट ईयर में आप क्या कर रहे हो, आप 2,80,000 का बेच रहे हो, ठीक है। इस पर कुछ कॉस्ट भी लगा रहे हो 1,80,000 की, तो आपको नेट फ़ायदा क्या हो रहा है। मैंने कहा नेट फ़ायदा अगर मान लो इसी साल बेच दें, इफ़ 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 अगर हमने 1 साल तक रखी, 1 साल के बाद बेच दी तो क्या होगा। मैंने कहा 1 लाख का तो फ़ायदा होगा मुझे। मैंने कहा इस 1 लाख को ना प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ 10% से, तो ये आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू पे 90,900, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ 4 लाख से माइनस कर दो जो हमारी इनिशियल कॉस्ट थी, तो ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव 3,09,100, ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका पहले साल का, ये देखो आ गया। अब आएगा दूसरे साल का, तो दूसरे साल का इम्पोर्टेंट है, इसमें
कितने स्टार मार्क कर लो, करना चाहो तो कर लो, ठीक है। दूसरे साल का इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है दूसरे साल में? दूसरे साल में ऐसा क्या है सर, ऐसे ही कर देंगे ना? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। मैंने कहा यहाँ दूसरे साल में अगर आप बेचने जा रहे हो तो आपको यहाँ पहले साल का भी निकालना है और सेकंड ईयर का भी निकालना है। भाई इसके ना पीछे भर के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसलिए मैं इतने ध्यान से करवा रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि देखो पहले साल में तो मेरे को यहाँ पर अगर मैं बेचने गया तो क्या होगा, पहले साल में नहीं, सॉरी सेकंड ईयर में अगर बेचने गया तो पहले साल में तो नहीं बेचूंगा, तो मेरी पहले साल में तो बस कॉस्ट लगेगी 1,80,000 की, ठीक है। लेकिन सेकंड ईयर में आपकी कॉस्ट भी लगेगी 2,10,000 की, और आपके बिकेगा भी कितने, 2,30,000 का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहले पहले साल में तो आपके ये तो आ गया, आपका लॉस ही आ गया। सेकंड ईयर में आपको 20,000 का इनफ्लो आ रहा है, यही आ रहा है। तो मैंने कहा आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे ले आओ। कैसे लाओगे? इसको डिवाइड बाय 1.1 करोगे, इसको डिवाइड बाय 1.1 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। तो आपका जो भी आएगा वो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और उसको 4 लाख से माइनस कर दोगे तो वो आपका आ जाएगा माइनस में 5,47,000, ठीक है। अब मैं कहूँगा आप आ जाओ थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आप आओगे तो थर्ड ईयर में मैं कहूँगा कि यहाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों का निकालोगे। फर्स्ट ईयर का निकालोगे तो आपको 1,80,000 का लॉस है, सॉरी 1,80,000 की कॉस्ट है। सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर में आपको 2,10,000 की कॉस्ट है। और थर्ड ईयर में आपका क्या होगा, आपको 1,68,000 को तो बिक ही जाएगा, और जो कॉस्ट है वो है 2,38,000 की। तो यहाँ पर नेट करके एक अमाउंट आएगा जिसका जो होगा माइनस में 50,000। तो इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल लो, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल के माइनस में 4 लाख करोगे जो हमने खरीदने की कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आ गया। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा एक बात बताओ, ये आपस में कंपेरेबल लग रहे हैं? मैंने कहा कंपेरेबल कैसे हो सकते हैं? ऐसे तो ये देखो ईयर वन में आपका ये माइनस सबसे कम एनपीवी आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये अच्छा है, ये तो बेकार है। तो मैं कहूँगा कि आप ईयर वन में ही बेच दो अपनी गाड़ी को। तो आप तो हर साल गाड़ी खरीदोगे, हर साल बेचते रहोगे। आप कहोगे कि भैया 1 साल रखने का गाड़ी का फ़ायदा है, दूसरे और तीसरे साल में तो बेकार है। आंसर इज़ नो। आपने यहाँ पर अभी एनपीवी फैक्टर लगाया है, ठीक है। अभी आपका ये कंपेरेबल नहीं आया है, ये कंपेयर नहीं कर सकते आप, इसको ऐसे मान नहीं सकते, इसको नहीं गिन सकते। ये गिनने लायक अभी नहीं हुआ है। अभी तो हम बस फिगर्स में लेकर आए हैं। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड कर दो PVAF से। ये देखो, ये पहले साल का, ये पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का PVAF। तो PVAF कैसे निकालोगे? एक तो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, ये आपका आ जाएगा। सेकेंड ईयर का आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर, और थर्ड ईयर का ऐसे तीन तीन वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका हर साल का आ गया कि ये आपकी हर साल का कॉस्ट है। इसको माइनस में मत लेना, प्लस ही लिखना। अब मैं कहूँगा सिंस सबसे लोएस्ट जो है वो ईयर 2 में है, सबसे लोएस्ट जो है वो आपका ईयर 2 में है, तो आपको 2 साल में अपनी टैक्सी को रिप्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। ये देखो ईयर 2 में सबसे लोएस्ट है, मतलब मेरी जो कॉस्ट आ रही है हर साल की, उसमें ये सेकंड ईयर की कॉस्ट सबसे कम आ रही है। तो मैं सेकंड ईयर में अपनी टैक्सी को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया बस। अब मैं आपको एक गुजारिश करूँगा, आपका पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया फॉर्मूलेस के साथ, मैंने इलस्ट्रेशन सारे करवा दिए। इनको अच्छे से करके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 27 क्वेश्चन है, 27 के 27 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ हमारा इलस्ट्रेशन करवा दो, हमसे हो नहीं रहे हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवा दो, हमसे हो नहीं रहे। आप कोई क्वेश्चन नंबर बोलोगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। नीचे मेरा नंबर गिवन है। और अगर आपको व्हाट्सएप में दिक्कत नहीं, कोई पर्टिकुलर उसमें डाउट नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट आ रहे हैं, तो मेरे को बता देना। मैं सारे क्वेश्चंस आपको, ये देखो ये सारे क्वेश्चंस अरेंज नहीं है, कोई ये अटक गया यहाँ पर, तो कोई क्वेश्चन अरेंज नहीं है, कोई आगे है कोई पीछे है, तो मैं आपको अरेंज करवा के सारे क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर सिंगल डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, तो डाउट इकट्ठे कर लेना। वैसे आपको डाउट आएंगे नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है, आपको इलस्ट्रेशन से ही सारा समझ आ जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।